नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, पहले भी हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज भी कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अलग अलग तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईक्यू टेस्ट करने के सबसे अच्छे तरीकों में से ये तरीका होता है कि एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना। यही यूपीएससी जानना भी चाहता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, किस स्तर पर आपकी समझ है। तो ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ होते नहीं है, पर आपकी समझ बनना जरूरी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, समझते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस और कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5, तो 5 कितनी बार आएगा ये आपको बताना है। अब देखो, अप्रोच हो सकती है कि स्टूडेंट की क्या अप्रोच है या फिर यूपीएससी ने क्या पूछने के लिए क्वेश्चन दिया है। अब ये अप्रोच भी हो सकती है 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स लिखें और उसमें काउंट करें कि 5 कितनी बार आया है। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अब यूपीएससी ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन दिया है और आपको आधा घंटे के लिए एक ही क्वेश्चन दे दिया कि इसी को आप लिखते जाओ 1000 तक। अगर 5000 तक दे दिया नंबर तो और भी ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी कि ये तो अप्रोच हो नहीं सकती, कुछ और इसमें अप्रोच लगानी होगी। तो वही हमें जानना है, समझना है कि क्या अप्रोच होगी। देखो, मैं बात करता हूं अभी 1 से लेकर के 99 तक मैं बात करता हूं। नंबर्स को अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। 99 तक भी हमें लिखने नहीं है, पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे लिखेंगे जिसमें 5 का अंक इंक्लूड हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले इकाई स्थान पर, यानी कि यूनिट प्लेस पर कैसे कैसे नंबर आएंगे। एक तो 05 आ जाएगा, 0 ना भी लिखो चलेगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। 1 से लेकर 99 तक यही नंबर आएंगे जिनमें 5 आएगा इकाई के स्थान पर। मैं दाई के स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इकाई के स्थान की बात कर रहा हूं। देखो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हुए टोटल, 10 ऐसे अंक प्राप्त हुए आपको, 10 ऐसी संख्याएं प्राप्त हुई जिसमें इकाई स्थान पर 5 था 1 से लेकर 99 तक, ठीक है। अब मैं अगर दाई की बात करूं कि दाई स्थान पर 1 से 99 की ही बात कर रहा हूं, अभी मैं इसके आगे नहीं बढ़ रहा, इसके आगे भी हम पढ़ेंगे। देखिएगा कहां पर आएगा, दाहिने स्थान में जो एक नंबर है आपका 50, यहां से जो सीरीज शुरू होगी 50 से लेके 59 तक, 59 तक, उसमें आएगा। देखो कैसे आएगा, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये सारे के सारे नंबर्स आएंगे दाहिने स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी टोटल कितने हुए, 10। 10 यहां पर थे, 10 यहां पर, यानी कि टोटल 20 हुए 1 से लेकर 99 तक। आपकी काउंटिंग होगी, आपने कितने नंबर्स लिखे, अगर लिखे भी तो भी कितने लिखे, 20 ही लिखे। अभी 1 से लेकर 99 तक आपने 99 नहीं लिखे, केवल 20 ही लिखे और आपकी काउंटिंग होगी कि 20 बार क्या आया है, 5 आया है। अब कुछ का ये डाउट रहता है, यहां पर भी 55 आपने लिया है, यहां पर भी लिया है, दो जगह कैसे ले लिया। दो जगह इसलिए ले लिए, देखो यहां पर इकाई स्थान हमने काउंट किया है, यूनिट प्लेस काउंट किया है, तो यूनिट प्लेस में आया है। हमने इस वाले 5 को काउंट नहीं किया, यहां पे सिर्फ यूनिट वाले को किया है, इकाई स्थान वाले को किया है। और जब यहां पर हमने काउंट किया तो हमने इसको काउंट नहीं किया, सिर्फ किसे काउंट किया, इस वाले को काउंट किया। मतलब इस 55 में 2 बार 5 आया ना, तो दोनों एक बार इधर काउंट कर लिया, एक बार इधर काउंट कर लिया, इसलिए हमने 2 बार काउंट किया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता 1 से 99 तक या फिर 100 तक कितनी बार 5 आएगा, तो आप बता देते कि 10 + 10 यानी कि 20 बार आएगा। लेकिन पूछा गया है कितने तक, 1000 तक। तो अब हमें ये तो पता है कि इकाई और दहाई के स्थान पर ये आएगा। मतलब अगर मैं संख्या इससे बड़ी लिखूं, मान लीजिए 100 से लेके एक और लैप ले लेते हैं हम, 199 वाला, ठीक है। अगर मैं 100 से लिखना शुरू करूं तो पहला अंक क्या आएगा आपका, 105 होगा, ये होगा। फिर क्या होगा, 205, फिर सॉरी 105, 115, यहां पर होगा 115, यहां पर होगा 125, 135, 145, 145, 155, 155, 165, 175, 185, 195, यानी कि इसमें भी कितनी बार आया होगा, 10 बार। देखो अगर मैं इस एक को रिमूव कर दूं, हटा के देखूं, तो ये किस जैसे दिखते हैं, इसी जैसे दिखते हैं जैसा 1 से 99 में आया था। सेम ही तो है ना, कुछ चेंज थोड़ी रहा है। 5, 15, 25, 35, 45, यहां पर भी ऐसे ही था, 5, 15, 25, 35, 45।
सिर्फ सैकड़े के स्थान पर अंतर आया है, यहाँ पर 1 आ गया है। ऐसे ही अगर मैं दाई वाले काउंट करूंगा तो इसमें भी कौन से नंबर्स आपको मिलेंगे, एक क्या मिलेगा, पहला नंबर 150 मिलेगा, फिर 151 मिलेगा, 152 मिलेगा, 153 मिलेगा, 154 मिलेगा, 155, 156, 157, 158 और 159, ये सारे के सारे नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पर भी 5 मिलेगा 10 बार दाई स्थान पर। तो एक चीज देखो क्लियर हुई है यहाँ से कि कितना भी चेंज आ जाए, जब 2-3 डिजिट में नंबर है तो इकाई और दहाई तो सेम ही रहेंगे ना। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। चाहे कोई सा भी आप लैप लोगे, चाहे 200 से 300 जाओगे, 300 से 400 जाओगे, 400 से 500 भी जाओगे, 500 से 600 जाओ, तभी भी इकाई और दहाई स्थान पर चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर 1 से लेकर 99 या फिर 100 तक का जो गैप है, 0 से लेकर 99 की बात करें, और यहाँ पे 100 से 199 की, यानी कि हर प्रत्येक 100 में 20 बार क्या आएगा, 5 आएगा। 20 टाइम्स क्या आएगा, 5 आएगा। या कोई भी अंक आएगा 0 को छोड़कर, कोई भी अंक कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा जब आप 100 काउंट कर रहे होंगे इकाई और दहाई स्थान पर। तो कितने आपके लैप कितने बनेंगे 100 के, 1000 है संख्या, तो 10 गुणा क्या होता है, 100 होता है, यानी कि 10 लैप बनेंगे 100 के। अगर 1000 लिखें तो आपने क्या लिखा, 99 तक लिखा, फिर 199 तक लिखा, फिर 299 तक लिखा, या फिर अगर सीधा भी कर लो आप, 99 नहीं 100 लिखना है, यहाँ पर 100 लिखो, 200, 300, ऐसे ही जाएंगे कहाँ तक, एंड में 1000 तक जाएंगे। तो कितने लैप बनेंगे, ऐसे 10 लैप बनेंगे। जब एक लैप में आपको पता है कि इकाई स्थान पर 10 बार, दहाई स्थान पर 10 बार, यानी कि एक लैप में टोटल कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। तो 10 लैप में कितनी बार आएगा, 10 गुणा 20, यानी 10 गुणा 20 कितना हो गया, 200 टाइम्स। अब 200 आंसर है नहीं, क्यों नहीं है, एक गलती की है अभी हमने। क्या गलती की है, अभी एक काउंटिंग रह गई है ना। एक तो लैप ऐसा भी आएगा जब आप 500 से 600 पर जाओगे, इसमें तो सैकड़े के स्थान वाला भी काउंट करना पड़ेगा नहीं, कि जैसे कि 500, 501, 502, 503, 500 से लेके 600 तक जाएंगे, जब 599 तक जाएंगे, 599 तक जाएंगे, तब भी तो सैकड़े के स्थान पर 5 आएगा। इस वाले की काउंटिंग नहीं करी है, तो ये काउंटिंग और करो। प्लस क्या करेंगे आप इसमें, जो सैकड़े स्थान पर आया, अभी तो इकाई दहाई वाले काउंट करे हैं, सैकड़े स्थान पर कहां पर आएगा, 500 से लेकर के 599 तक, इसमें कितनी बार आएगा, 100 बार, या फिर 100 टाइम्स 100 बार आएगा। क्यों आएगा, 500, 501, 502 काउंटिंग करेंगे, 500 से लेके 599 तक कितनी बार आएगा, 100 बार। तो 200 ये और प्लस 100 ये, टोटल कितना हो गया, 300 बार। 5 का अंक आएगा जब आप काउंटिंग करोगे 1 से लेके 1000 तक, आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 300 बार 5 लिखना पड़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, बहुत पूछे जाते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चन है। लगभग ये मान के चलिएगा हर बार यूपीएससी इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन दे ही रहा है, पिछले 3-4 सालों से तो दे ही रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन, कि 5 कितनी बार आएगा, या 1 से 1000 तक नहीं पूछेगा, पूछ लेगा 300 से लेके 800 तक कितनी बार आएगा, 1 से लेके 600 तक कितनी बार आएगा। 5 की जगह अंक कुछ और भी दे सकता है ना, जरूरी थोड़े ना है 5 दे, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, पर काउंटिंग का तरीका ये रहेगा। ठीक है, इस तरीके से काउंट करेंगे तो गलती नहीं होंगी और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू के जन्म का वर्ष क्या है, तो आपको बताना है, आपको मीनू का जन्म किस वर्ष हुआ है, 92 में, 96 में, 94 में, 98 में। एक तरीका तो सबसे, जब आपके जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल यूज करें, ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं, आप मेथड यूज करें, वो एक अच्छा तरीका होता है जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हों। खास तौर से जब एज वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको मैथ में भी काउंट कर सकते हो आप, कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एज के क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स में हम रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होती है इनमें। जिनमें कैलकुलेशन नहीं है, मतलब एक सामान्य समझ का प्रश्न है, तो वो सामान्य मानसिक योग्यता में भी रख सकते हैं, और अगर इसको इक्वेशन बना के करना चाहें तब उससे भी कर सकते हैं, मतलब वो मैथमेटिक्स हो गया। तो इसीलिए ये जनरल मेंटल एबिलिटी में है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। अब सॉल्व करने के लिए आप कोई भी इनमें से ऑप्शंस में से एक पिक करेंगे। मान लीजिए 1992 लिया, 1992 क्या है, आपका आंसर है, किस चीज का आंसर है, कि मीनू का जन्म 1992 में हुआ। मान लिया ना, पहला वाला ऑप्शन अगर लें तो मीनू का जन्म कब हुआ है, 1992 में।
इसके बाद में क्या कंडीशन है, कंडीशन को अगर दोनों को फॉलो करेगा तो ये आपका आंसर सही है कि वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। तो 2002 में मीनू की उम्र कितनी हो जाएगी, ये मीनू का जो है ये जन्म का ईयर है कि मीनू 1992 में पैदा हुआ। तो 2002 में मीनू की एज कितनी हो जाएगी 2002 में, तो 2002 में एज कितनी हो जाएगी इसकी 10 साल, 10 वर्ष हो जाएगी। आगे क्या है, जो मीनू की उम्र है मीरा की उम्र की 1/3 है, मीरा की उम्र की 1/3 है, 1/3 पार्ट है मीरा की उम्र का। तो ये किसकी है, ये तो मीनू की है। तो मीरा की कितनी हो जाएगी 2002 में 1/3 है इसकी, तो 30 वर्ष हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी मीरा की। क्यों, मीरा की 1/3 है, मीरा का 1/3, मतलब मीरा की अगर 30 है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 किसकी थी, मीनू की थी, यही तो कहा था। तो ठीक है, इतना हो गया। अगर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, जबकि 2010 में 2002 के बाद में क्या आया 2010, चलिए यहां पर आ गया, मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। तो मीनू की उम्र कितनी हो जाएगी 2002 में तो 10 है, 2010 में कितनी हो जाएगी, यहां से कितना बढ़ा 8 वर्ष बढ़ गया ना, ये 8 वर्ष का बढ़ गया, 2002 से 8 वर्ष बढ़ा, तो ये भी बढ़ा होगा। ये किसकी उम्र है, मीनू की। मीनू कितने वर्ष का हो जाएगा 18 वर्ष का हो जाएगा। मीनू कितने वर्ष का हो गया 18 वर्ष का। और मीरा की आयु कितनी हो गई 38, मीरा की कितनी हो गई 38 वर्ष हो गई। अब क्या कंडीशन थी कि मीनू के जन्म का वर्ष क्या है, यदि मीरा की उम्र की आधी है मीनू की उम्र, मीरा की उम्र कितनी है 38, इसका आधा कितना होती 29 होना चाहिए था, लेकिन आ तो रहा है 18, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो आपका ये ऑप्शन है नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन ट्राई करेंगे। दूसरा ऑप्शन ट्राई करने के लिए दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा क्या दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिया, ऑप्शन बी को पिक किया, तो आप देखेंगे 1994 में कौन जन्मा है, किसका जन्म हुआ है, मीनू का। ये इसका क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, मतलब ईयर है जन्म का मीनू का। इसके बाद में क्या है, मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 है, कब 2002 में। तो 2002 में कितने साल का गैप आया, 94 से 2002 तक 8 वर्ष का। तो मीनू की उम्र कितनी हो जाएगी, मीनू हो जाएगा 2002 में 8 साल का, और जो मीरा है वो कितनी है 1/3 उम्र की है मीरा की उम्र का। तो मीरा की उम्र कितनी हो जाएगी 24 वर्ष हो जाएगी, 24 वर्ष। आगे देखते हैं 2010 में क्या हुआ, 2010 में क्या है, मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी है, तो मीनू की उम्र कितनी हो जाएगी, मीनू 2010 में मीनू की उम्र मीनू की कितनी हो जाएगी 8 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी 8 से कितनी हो जाएगी 16, और मीरा की उम्र कितनी हो जाएगी, मीरा की उम्र हो जाएगी 24 से बढ़ के और 8 साल बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 32। देखो कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि 16 इसकी है 32 इसकी है, मतलब मीरा की उम्र की मीनू की उम्र क्या है आधी है, इससे क्या है ये आधा है। दोनों कंडीशन फॉलो करिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कि 1994 में किसका जन्म हुआ है, मीनू का। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में पिक करने चाहिए, पहली बार में पिक करने चाहिए। अगर आपने इसको सॉल्व भी करेंगे तो मैक्सिमम आपको 3 ऑप्शन सॉल्व करने हैं, और 3 ऑप्शन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इन क्वेश्चंस में। मैक्सिमम है कि आपको 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे, तो आपका टाइम भी बचाएगा और एक्यूरेट भी रहेगा, क्योंकि आप ऑप्शन से कर रहे हैं तो एक्यूरेसी हमेशा बेटर रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है और ईना से जो 13 वर्ष की है 24 वर्ष बड़ी है। ईना के पिता का किस उम्र में विवाह हुआ, तो आपको बताना है ईना के पिता की जो शादी है विवाह है वो किस उम्र में हुआ। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं। जब तक क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। खास तौर से सी सेट में, सी सेट क्या अगर जीएस की भी बात करें तो दोनों में ही जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे अच्छे से तो वो प्रॉब्लम रहेगी आपके लिए। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। अब देखो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ईना की
उम्र से जो कि 13 वर्ष की है। तो आप ये कह सकते हो ना कि ईना की जो वर्तमान एज है वो कितनी है, वो 13 वर्ष है। ईना अभी फिलहाल कितनी है, 13 वर्ष की। अब देखो आगे, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईना की वर्तमान एज पता है। ईना के माता पिता का विवाह के 4 वर्ष बाद ईना पैदा हुई। तो ये कब पैदा हुई, ये 13 वर्ष की है और ये माता पिता के विवाह के 4 वर्ष के बाद पैदा हुई है। मतलब इसके माता पिता को, ईना के माता पिता जो हैं उनको शादी किए हुए कितने वर्ष हो गए इस टाइम पे, 17 वर्ष हो गए ना, 17 वर्ष। जब 17 वर्ष हो गए, 17 साल बीत गए, तभी तो ये 13 वर्ष की है, क्योंकि 4 साल बाद तो ईना पैदा हुई है। जब 4 साल बाद हुई है तभी तो 13 वर्ष की है। ठीक है, 1 साल बाद होती तो 16 वर्ष की होती, 3 साल बाद होती तो 13, तो कितने की, 14 वर्ष की होती। क्योंकि 4 साल बाद पैदा हुई तो इसलिए कितनी है, 13 वर्ष की है। आगे देखो, उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। उसकी जो माता है उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। आगे देखते हैं। और ईना जो कि 13 वर्ष की है से 24 वर्ष बड़ी है। ईना से कितनी है, 24 वर्ष बड़ी। तो ईना की माता की वर्तमान एज क्या है, 13 प्लस 24। ये ईना की माता की वर्तमान एज है। कितनी आ गई, 13 24 कितना हो गया, 7, 37 वर्ष ईना की माता की वर्तमान एज आ गई। अब ईना के पिता की, जो ईना के पिता हैं उनकी एज देखो, कहां से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। कौन छोटी है, उसकी माता। जो ईना की माता है उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, या फिर ये कह सकते हैं उसके जो पिता हैं, ईना के पिता ईना की माता से 3 वर्ष बड़े हैं। तो ईना के पिता की एज कितनी हो जाएगी, इसकी माता से 3 वर्ष बड़े, यानी ईना के पिता की एज हो गई आपकी 40 ईयर्स, 40 वर्ष। 40 वर्ष ये है ईना के पिता की वर्तमान एज। क्या क्वेश्चन में कहा है कि उसके पिता का विवाह कब हुआ। अरे उसके पिता की वर्तमान एज 40 है, विवाह कब हुआ, 17 वर्ष पहले। इसके माता पिता का जो विवाह था ये तो आपको पता ही है ना, अब से 17 वर्ष पहले हुआ है। यही तो हमने निकाला था कि ईना के माता पिता का विवाह 17 वर्ष पहले हुआ। अभी 40 साल के हैं, तो 17 साल पहले कितने वर्ष के होंगे, -17 कर दो, 23 वर्ष के होंगे। जो ईना के पिता हैं वो कितने वर्ष के होंगे, 23 वर्ष के। आपका आंसर क्या हो गया, 23 ईयर्स। ईना के पिता की जो शादी हुई उस समय ईना के पिता 23 वर्ष के थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुक्रम 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद में 7 है। अब ये देखो, जिनके ठीक पहले 3 नहीं है, आपको काउंटिंग किसकी करनी है, 5 की काउंटिंग। लेकिन ठीक पहले क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अब देखो 5 कहां पर है, 1 2 3, यानी आपका 3 से बड़ा तो आंसर ऐसे भी नहीं हो सकता। तो ये तो 3 से ज्यादा तो अधिकतर 3 से ज्यादा तो आंसर हो ही नहीं सकता था। तो अभी 3 से ज्यादा ऑप्शन में भी दिया नहीं गया है। और क्या है, जिसके पहले ठीक 3 नहीं है तो इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, इसके पहले तो 1 है। और क्या कर सकते हैं, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले तो 3 आ गया, इसकी तो काउंटिंग कर नहीं सकते। यहां पर इसकी काउंटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके पहले ठीक 3 ना हो उसकी काउंटिंग। तो अभी सिर्फ 1 बच रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी फॉलो करनी चाहिए किंतु ठीक बाद में 7 है। मतलब ठीक बाद में क्या है, 7, इसके ठीक बाद में 7 भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि केवल एक ऐसा पेयर है, जोड़ा है 5 का, जिसके ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन ठीक बाद में, तुरंत बाद में 7 उपस्थित है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा, यानी ये सीक्वेंसिंग का भी क्वेश्चन है। आप सीक्वेंसिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। और जनरल मेंटल एबिलिटी का तो है ही, कुछ गुणा भाग नहीं करनी है, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है और आंसर दे देना है। अभी ये जो सीरीज पूछी गई बहुत ज्यादा सिंपल सीरीज पूछी गई, ये इससे बड़ी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हों। मतलब यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही थे ना, 5 की काउंटिंग कितनी थी, 3 बार थी, क्या पता 13 बार दी हुई हो, उसमें से कंडीशन लगा रखी हो, तो तब भी आप करेंगे। यही प्रोसेस यही करना है कि आपको देखना है कि क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे। उसके बाद में पहली कंडीशन को देखते हैं कि पहली कंडीशन कौन सा फॉलो कर रहा है। आपको पता लगा सिर्फ एक था जो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो अब दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ी आपको कि आप इन्हें भी देखें। आपने सिर्फ देखा कि इसके बाद में 7 आ रहा है क्या,
आपने देखा 7 बाद में आ रहा है, यानी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्ग हो, 1, 10 और 50 रुपए की मुद्रा पर्याप्त मात्रा में है। आप 107 के एक बिल का भुगतान कितने विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मतलब इस जैसा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन आप ये देखिएगा वैरायटी क्या है क्वेश्चंस में। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके दिमाग पर जोर डालते हैं। ये कहते हैं आपसे कि हाँ मुझे सॉल्व करो, क्योंकि आप कर सकते हैं। थोड़ी सी समझ की जरूरत है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या कहा गया है? आपको 107 रुपए देने हैं। आपके पास 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं, 10 के हैं और 50 के बहुत सारे सिक्के हैं। 107 रुपए का बिल देना है, कैसे दे सकते हैं? एक जनरल बात कर रहे हैं। आप कहोगे 107 सिक्के दे दो 1-1 रुपए के। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तरीका भी है। ये भी तो तरीका हो सकता है ना। 50 रुपए भी आपके पास है कि आप कहो कि 50-50 के 2 नोट दो, 100 रुपए हो गए और 7 रुपए के सिक्के दे दो। ऐसे दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। यही तो आपको काउंट करना है कि ऐसे कितने तरीके संभव हैं। अब देखो ऑप्शंस पर एक बार ऑप्शन देखो। ऑप्शन क्या दिए हैं? 16, 18, 17, 19, मतलब 19 से बड़े ऑप्शन नहीं दिए। तो जब इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो आप कोशिश करते हैं जितने केस बने वो सारे के सारे बना लें। जैसे कि हमने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी में किया था। ये बताया भी था कि जब नंबर 20 के आसपास तक हो ना तो आप केस बना के देखो। 20 केस लिखने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड लग जाएंगे, 60 सेकंड लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा और ठीक तरीका वही होगा अगर नंबर्स छोटे हैं। अगर नंबर्स दिया है 200, 250 इस तरह से ऑप्शन में दिया है तो आपको पता है इतने नंबर्स तो आप लिख नहीं सकते, यानी उसका तरीका कुछ और है सॉल्व करने का। यहां बात करते हैं कि कितने तरीके ऐसे होंगे जिनसे बिल का भुगतान किया जा सकता है। तो हम छोटे से शुरुआत कर लो या सबसे बड़े से? चलिए सबसे बड़े से ही शुरुआत कर लेते हैं कि सबसे बड़े अगर अमाउंट में पैसा दें तो हम क्या करेंगे? 50 रुपए देंगे प्लस 50 रुपए देंगे, यानी 100 रुपए तो हो गए, प्लस 1 गुणा 7, 1-1 के 7 सिक्के दिए। एक तरीका तो ये हुआ। अगर 50 के 2 नोट दे रहे हो आप तो आपको ये करना ही पड़ेगा। 50-50 के 2 नोट प्लस 7, यानी टोटल इन सबका सम कितना हो गया? 107। ऐसे 107 रुपए का बिल का भुगतान कर दिया। 50 रुपए के साथ में सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है अगर आपने 2 नोट ले रखे हैं, लेकिन 1 के साथ तो पॉसिबिलिटी है ना। 50 वो आपको देखनी है कितनी है पॉसिबिलिटी। 50 गुणा 1, 50 रुपए का 1 नोट, प्लस क्या किया आपने? बाकी के जितने बचे हुए 57 हैं वो सारे के सारे क्या है? 1 के सिक्के हैं। ये कर दिया तो 50 और 57 कितना हो जाएगा? 107। या फिर ये कर सकते हैं ना, 50 गुणा 1 प्लस 10 गुणा 1 प्लस कितना हो जाएगा? 57 की जगह अब कितना रह जाएगा? 47। देखो 50, 10, 60 और 47 107, तब भी 107 हो गया। ये जब मैं यहाँ पर 47 लिख रहा हूँ इसका मतलब है 47 गुणा 1 यानी 1-1 के सिक्के। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर फिर से 50 लिखा, गुणा 1 गुणा 10 किया था यहाँ पर। अब क्या करोगे आप? 2 गुणा 10 प्लस कितना हो जाएगा? ये तो 47 की जगह 37 रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 50 लिखोगे, प्लस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 गुणा 10 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 27। ये होगा। इस तरह से आपको लिखते जाना है। कितने बनेंगे? ज्यादा से ज्यादा 19 केस बन सकते हैं। 18 से ज्यादा बने तो वैसे भी 19 आपका आंसर हो जाएगा। अगर कम बने तो जितना पर रुक गए आप, 16 बने तो 16, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं जल्दी से इसको। 50 प्लस 3 के बाद में अगर 4 सिक्के दे दें 10 के तो यहाँ पर सिर्फ 17 रुपए देने पड़ेंगे 1-1 के। 50 प्लस 5 अगर सिक्के दे दें 10 के तो कितने देने पड़ेंगे? केवल 7 देने पड़ेंगे। ये 50 के साथ में पॉसिबिलिटीज थी, आपने सारी लिख दी। 50 के साथ में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बचती ही नहीं है कि 50 का नोट आप लिए हुए हो और ये पॉसिबिलिटी इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बने। तो 50 वाली आपने सारी पॉसिबिलिटी लिख दी। 50 के अलावा और किसी से भी तो बन सकता है ना। आप ये करें 1 गुणा 107, यानी 1-1 के ही सारे सिक्के ने। एक तरीका ये भी तो है। या फिर ये करें 1 का सिक्का नहीं लेके 1 गुणा 10, 10 का 1 नोट, प्लस बाकी के जितने हैं 97 क्या हैं? 97 क्या? 1-1 के। तो एक तरीका ये। फिर क्या किया आपने? 2 गुणा 10 प्लस 87 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 3 गुणा 10 प्लस कितना हो जाएगा? 77। ऐसे ही करते चले जाएंगे। 4 गुणा 10 प्लस यहाँ पर 1-1 कम होता चला जाएगा ना। यहाँ पर 10 इधर आ रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा? कम। यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा 10 प्लस 57। फिर क्या हो जाएगा? फिर
47 प्लस यहाँ पर 37 प्लस 27 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7। ये सारे के सारे तरीके बनेंगे जब आपने 10 का नोट ले रखा है। 10 के नोट के साथ में ये सारे तरीके बनेंगे और 50 के नोट के साथ में ये बनेंगे। 1 के नोट से ये वाला ही तरीका बनेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बनेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आप देखेंगे काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये टोटल कितने हुए 11। ये कितने हैं इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने हैं 7। तो 11 और 7 कितने हुए 18। 18 ऐसे तरीके हो गए जिनसे इस बिल का 107 रुपए के बिल का भुगतान किया जा सकता है। और कुछ बनता है आप देखो बना के कि क्या और कुछ भी पॉसिबिलिटी है। सीधा सीधा सिंपल सा जब आप सीरीज बना रहे हो इस तरह से ऑप्शंस आप बना रहे हो, जितने पॉसिबल बेस हैं उनको बना रहे हो, तो आप सीक्वेंस में लेते हैं तो उससे क्या होता है आपके मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे हमने 50 के पहले 2 नोट लिए, फिर 1 लिया, फिर यहां पर क्या लिया 10 का लेते चले गए, 1 लिया 2 लिया 3 लिए 4 5 ऐसे ही यहां पर किया। सबसे पहले हमने क्या किया ऊपर 1 के सिक्के लिए, फिर बाद में 10 के लिए 1 2 3 4 5, फिर यहां पर क्या होगा 6 गुणा 10, फिर 7 गुणा 10, फिर 8 गुणा 10 ये रहेगा, फिर 9 गुणा 10 रहेगा, फिर 10 गुणा 10 रहेगा। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है 10 के नोट के साथ में। 10 250 100 रुपए प्लस 7 तो आपको एक के देने ही पड़ेंगे, इससे तो बच नहीं सकते आप कि 7 तो कम से कम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि कितने तरीके हैं 18, यानी आंसर आपका ऑप्शन सी। ये आपके जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेटर होते जाएंगे और 6 से 8 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस एक्सरसाइज से मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।